रोड शो करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा के कार्यक्रम के अनुसार वो शनिवार सुबह दिल्ली से विशेष विमान से बिदर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे, जहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए बिदर जिले के हुमनाबाद जाएंगे और सुबह 11 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो विजयपुरा के लिए उड़ान भरेंगे, जहां पर वो दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा को संबोधित करने के बाद वो बेलगावी जिले के कुड़ाची जाएंगे, जहां पर वो दोपहर करीब 1:45 बजे लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद शनिवार को मीडिया के सामने आए और आरोपों को लेकर जवाब दिया। सिंह ने आरोप लगाया कि खिलाड़ी बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों? हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं? हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? केवल एक ही अखाड़ा और एक ही फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली। बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी और 90% गार्जियन बृजभूषण सिंह के साथ है, क्योंकि मैंने काम किया है। मैंने खेल को जहां तक सेवा दे सकता है ईमानदारी से सेवा दिया है, और इसीलिए आज देश का आपसे लोग बोल रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो एक सही जांच हो जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है, और इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है, और अभी सरकार ने आईओ की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर। पूर्ण आस्था और विश्वास है, और इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने के सामने कल एफआईआर करने की बात आई है, और अभी यद्यप एफआईआर की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन एफआईआर हो ही गई होगी, और उसमें मुझे कुछ गलत प्रतीत नहीं होता है। और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है, उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है। मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है, और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं, और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझेगी, उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है, और मुझे या मेरे समर्थकों को ये आदेश सर्वमान्य है, और मुझे जांच एजेंसी पर भी पूरा भरोसा है, और मुझे और मेरे समर्थकों को न्याय मिलेगा। क्योंकि लगातार कई महीने से गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, इससे हमें भी कष्ट होता है, हमारे परिवार को भी कष्ट होता है, हमारे समर्थकों को भी कष्ट होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच।
वहीं राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर बीते 8 दिनों से चल रहे महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन राजनीतिक रंग लेने लगा है। एक तरफ एफआईआर दर्ज होने के बाद महिला पहलवान फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, दूसरी ओर उन्हें जोश भरने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी खुद जंतर मंतर पहुंची हैं। उनके साथ ही हरियाणा कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी जंतर मंतर पहुंचे। पंजाब कांग्रेस के नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान कर चुके हैं। प्रियंका गांधी ने महिला पहलवानों से मुलाकात के बाद कहा कि किसी को अब तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है, अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि इस एफआईआर में लिखा क्या है। उन्होंने कहा कि आज जब ये महिला पहलवान सड़क पर बैठे हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एफआईआर दर्ज हो गई तो अब तक पीड़ित पक्ष को इसकी कॉपी क्यों नहीं दी गई। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के लिए कहा कि जब तक ये पद पर रहेंगे प्रेशर बनाते रहेंगे, इसलिए पहले उनका पावर लें, इस्तीफा लें। प्रियंका गांधी सुबह 8:10 पर जंतर मंतर पहुंची और करीब 25 मिनट तक पहलवानों के बीच रहीं। दर्ज हुए हैं तो उसकी कॉपी नहीं मिली है किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस एफआईआर में क्या है, कौन सी धाराएं कौन सी नहीं है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है, सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव और उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने भी पार्टी के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। सपा नेता शुक्रवार को प्रचार अभियान में उतरे। इस दौरान उनका एक बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो मुझसे, मेरे बेटे और मेरे बीबी से, कोई इतना नहीं बचा है कि कोई आए कनपट्टी पर गोली मार के चला जाए। मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, मेरे चाहने वालों से क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आए और कनपट्टी पर गोली चला कर चला जाए? बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी, निजाम हिंद को बचा लो, कानून को बचा लो। कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। जहां रोके जाओ वहीं बैठ जाओ, आगे। वहीं बुलंदशहर की कोतवाली देहात के भाटगढ़ी गांव में घर में घुसकर दबंगों ने परिवार पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। हमले में पीड़ित पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो खबर बुलंदशहर से आपको दे रहे हैं, जहां घर में घुसकर दबंगों ने एक परिवार पर हमला किया और परिवार के 4 लोग इस हमले में घायल हो गए। भारतीय किसान यूनियन की रैली में से वापस लौट रहे थे हम, पूरा परिवार, लड़के और हम, मेरे भाई। उसके बाद एक क्रिमिनल हाथ, जिसकी शिकायत पहले पुलिस से कर चुके थे हम। आज पुलिस ने उस पर हाथ डाला तो वो हाथ नहीं आया, वो घात लगाए, पता नहीं बैठा हुआ था। मैं जैसे अंदर एंट्री करी तो उसने पीछे से, उसने उसके कुछ साथियों ने एक साथ हमला किया। ये कौन लोग है वो? एक सलमान था और उसका साला भी था और उसके 2 एक साले थे उसमें, और बाहर से जो उसने बुलाए थे। मैं गाड़ी थी वहाँ, गाड़ी भी पुलिस ने पता नहीं अरेस्ट करी है या ना करी है। कितने जनों के चोट लाई है? चोट आई है मेरी लड़की के। वहीं मुरादाबाद जिला कारागार में आए दिन डीएम और एसएसपी जिला मजिस्ट्रेट निरीक्षण करते रहते हैं। ऐसा ही आज देखने को मिला। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने जेल के हर बैरक में जाकर बंदी से बात की और उनसे खाने को लेकर और रहने की व्यवस्था को लेकर पूछताछ की। बंदी ने जेलर मुकुल मृत्युंजय पांडे की तारीफ की और उन्होंने जेल के खान पान को भी लेकर तारीफ करते नजर आए। जबकि जेल में क्षमता से 4 गुना ज्यादा बंदी जिला कारागार मुरादाबाद में मौजूद है।
वहीं रायबरेली निफ्ट कैंपस में प्रैक्टिकल करते समय प्रथम साल की छात्रा आग से झुलस गई। गंभीर तौर पर झुलसी छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया है। छात्रा 90% झुलसी बताई जा रही है। घटना शुक्रवार देर शाम की है। प्रबंधक के मुताबिक बांदा की रहने वाली प्रथम वर्ष की छात्रा साक्षी कैंपस में अपना असाइनमेंट वर्क कर रही थी। उसी दौरान उसके कपड़ों में आग लग गई और देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। साथ ही छात्राओं ने उसे जलता हुआ देख आग बुझाने की कोशिश की। शोर सुनकर प्रबंधन के लोग भी वहां पहुंचे और किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया और छात्रा को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां छात्रा की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे तुरंत लखनऊ रेफर कर दिया। निफ्ट से एक छात्रा आई है, लगभग 21 साल की है। वहाँ का स्टाफ, उसकी बहन लोग लेके आए थे। लगभग 90% बर्न है, सुपरफिशियल टू डीप, और बहुत सीवियर है। सीरियस थी, उसको असाइनमेंट कर रही थी अपने वहाँ, और उसको कुछ हम लोगों को खबर लगी कि कुछ आग से जल गई है। उसको फिर लेके हम यहाँ जिला अस्पताल लेके आए हैं। ट्रीटमेंट चल रहा है। साथ में पैरेलली हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था, ताकि कोई बात हो तो कोई जांच हो जाए। तो क्या नाम है इसका, कहाँ के रहने वाले? साक्षी है, बांदा से है। पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर। वहीं मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस इलाके के राम गंगा विहार कॉलोनी में रहने वाली 25 साल की फैशन डिजाइनर मुस्कान नारंग का शव उनके ही बेडरूम के कमरे से फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। मुंबई में रहकर फैशन डिजाइनिंग का काम करने वाली मुस्कान होली पर मुंबई से घर आई थी और तब से मुस्कान वापस मुंबई नहीं गई थी। मुस्कान के पिता चंद्र प्रकाश नारंग ने कहा कि जब से वो मुंबई से घर वापस आएंगे तब से वो काफी परेशान थी। मुस्कान की मौत की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अभी तक पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुस्कान के पिता का कहना है कि वो कुछ परेशान चल रही थी और अब उनका शव जो है कमरे से फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। वहीं रायबरेली में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मीठापुर गांव के पास NH 232 पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक पर सवार रितेश और लाल नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक लालगंज थाना क्षेत्र के रघुनाथगंज गांव के रहने वाले हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों को सूचना मिली कि एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटना हुई है। उसमें मैं वहाँ से तुरंत रवाना हुआ और मौके पर पहुँचा। देखा यहाँ करके दोनों रितेश और लाला रघुनाथगंज के रहने वाले। एक रितेश नाम का लड़का है, एक रघुनाथगंज का लाला नाम का है। रघुनाथगंज के रहने वाले हैं। तेज ट्रक के रफ्तार से टक्कर मार के चला गया। वहीं गाजियाबाद के लोरी में बसपा प्रत्याशी महरीन अली के पति असद अली ने चुनाव को लेकर बैठक की, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री दयाराम सेन, सभी वार्ड के प्रत्याशियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। असद अली ने बताया कि 10 सालों से लोनी में बीजेपी के चेयरमैन ने लूटने का काम किया है। विकास के नाम पर केवल दिखावा किया गया है। लोनी की जनता सब जानती है। इस बार 2023 के चुनाव में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। कार्यकर्ता पार्टी की मजबूती के लिए मिलजुल कर कार्य करे। किसी भी पार्टी के रीढ़ कार्यकर्ता ही होते हैं। बसपा में सभी कार्यकर्ताओं का मान है। बसपा पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर कार्य करती है। असद अली ने बताया कि वो जीत की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए 10 साल में घोटाले ही हुए हैं और प्रत्याशी को जो भाजपा का था पहले, जब RLD का हो गया है तो बीजेपी के विधायक तो कह रहे हैं कि 4 इंजन की सरकार होने वाली लोनी में अच्छा विकास होगा। हाँ बिल्कुल, 6 इंजन की सरकार के बाद नहीं कुछ कर पाए, अब क्या कर पाएंगे। सेंटर में ये हैं, यूपी में ये हैं, जब कुछ कर नहीं पाए तो 6 इंजन। वहीं कोतवाली अकबरपुर पुलिस की सतर्कता से बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ बस चोरी कर भाग रहे चोर को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बस की छत पर सो रहे चालक ने पुलिस चौकी के सामने कूदकर पुलिस को उसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बस सहित चालक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवक पर हत्या, चोरी जैसे आपराधिक मामले दर्ज है। आप सबको अवगत कराना है कि
अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज महोदय के मार्ग निर्देशन व कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक BGTS मूर्ति सर के कुशल नेतृत्व में एक अपराधियों और अपराध के नियंत्रण के लिए अभियान चल रहा जागते रहो। इसी के क्रम में कल रात कानपुर देहात की अकबरपुर थाने की पुलिस सतर्क थी और गश्त पे थी। मुखबिर खास की सूचना के क्रम में थाना अकबरपुर की चौकी लालपुर पड़ती है, वहाँ पर एक सूचना मिली कि एक अभियुक्त द्वारा बस को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है चोरी करके, और यह अभियुक्त था विकास कुमार पुत्र प्रभुदयाल संखवार मुहतारा। वहीं चित्रकूट जलप्रपात के निकट चोंडी घाट के पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के द्वारा बहुप्रचलित चित्रकूट जलप्रपात के निकट रिजॉर्ट में शराब बार खोलने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसको लेकर विपक्षी दल बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक लच्छू राम कश्यप लगातार मीडिया के माध्यम से विरोध जता रहे थे। 2 दिन पहले भी एक पत्रकार वार्ता करके कश्यप ने शुक्रवार के दिन चक्का जाम करके सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करने के बारे में जानकारी दी थी। उसी तारतम्यता में स्थानीय ग्रामीणों के साथ बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद होकर चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पर्यटक रिसोर्ट पे दारू बार खोलने के विरोध में ग्राम पंचायत चित्रकूट के आह्वान पर पूरे भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट विधानसभा के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता मिलकर वहाँ धरना चौंडी चौक में जो है वहाँ पर धरना दिए और उसके बाद जो है SDM लोंडीगुड़ा को जो है वो ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमारे चित्रकूट विधानसभा के मंडल अध्यक्ष गण और सभी कार्यकर्ता और चित्रकूट हम ग्रामीण वाले हम लोग वहाँ नहीं खोलने के लिए हम लोग सोचते हैं, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं तो वहाँ पी पा के वहाँ कई लोग नशा के रूप में जो अंदर में वहाँ फाल के नीचे कोई धक्का-धुक्की होगा, कोई धक्कल देंगे, मर जाएंगे, तो गांव वाले को बहुत परेशान। वहीं धारवाड़ में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस 70 साल से धारा 370 को एक बच्चे की तरह अपनी गोद में सहला रही थी। कांग्रेस, जेडीएस, सपा, बसपा, ममता सब कहते थे कि इससे मत हटाइए, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। धारा 370 हट गई, खून की नदियां तो छोड़िए, किसी ने कंकड़ चलाने की भी हिम्मत नहीं की। ये राष्ट्रकूटों और चौलुक्यों की महान भूमि है। यही कित्तूर कर्नाटक से हमारे गुजरात में यही की 2 बेटियां बहुत महान राजरानी बनी। एक महारानी मिनल देवी और दूसरी नायिका देवी, जिन्होंने मोहम्मद घोरी को हराने का काम किया था। ये दोनों बेटियां कित्तूर कर्नाटका से गुजरात में ब्याही थी और उसी गुजरात की धरती से मैं आज कित्तूर कर्नाटक के सभी लोगों को प्रणाम करने की बात करता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब ऐसा मत समझना कि ये चुनाव जो आने वाला है वो शंकर पाटिल और अनिल भाई को विधायक मंत्री बनाने का चुनाव है। उनको तो जिताकर विधायक और मंत्री बनाना ही बनाना है, मगर ये चुनाव जो है, ये चुनाव समग्र कर्नाटक का भविष्य तय करने का चुनाव है। कर्नाटक के गरीब, कर्नाटक के आदिवासी, कर्नाटक के दलित और कर्नाटक के किसान का भविष्य तय करने का चुनाव है। आपका एक वोट अगले 5 साल के लिए कर्नाटक में किसका शासन रहेगा, कर्नाटक का भविष्य किसके हाथ में रहेगा, उसका निर्णय करने वाला है। मित्रों, एक और राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है,
जानते हो ना राहुल बाबा को? जानते हो या नहीं जानते हो? एक और राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। ये चुनाव ये तय करने का चुनाव है कि अगले 5 साल तक मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार कर्नाटक को आगे ले जाएगी या कांग्रेस की सरकार रिवर्स गियर सरकार कर्नाटक को पीछे ले जाएगी। बताओ भाई, कर्नाटक को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है? जोर से बोलो, ले जाना है या नहीं ले जाना है? क्या रिवर्स गियर? मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया